हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह जो पोषण का हमारा वीडियो है यह एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है, जो कि महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और जो महेश कुमार बर्नवाल जी का द्वारा लिखा गया जो बुक है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर में जो प्रोटीन है उसके कमी से क्या हो जाता है, शरीर में वृद्धि जो होता है वह धीमी होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मानव शरीर में जो प्रोटीन है उसके कमी से क्या हो जाता है, वृद्धि धीमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वह दूध है। ठीक है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो जो मूंगफली होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है प्रचुर मात्रा में और वसा भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। याद रखिएगा कि जो शरीर में त्वचा के नीचे, ठीक है, शरीर में त्वचा के नीचे जो वसा विद्यमान होती है उसका काम क्या होता है कि जो हमारा शरीर में ऊष्मा के ह्रास होता है, ठीक है, ऊष्मा की जो ह्रास होता है उसको रोकना होता है। ठीक है, उसको यह रोकती है, उसका यह विरोध करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, यानी कि टिश्यूज का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो वह है प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से जो होता है वह ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है हमारे शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हमारा विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी, उसको हार्मोन माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा एंजाइम, ठीक है, कौन सा एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, यह क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में सहयोग करता है, सहायता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो एक कार्यशील महिला है तो उसके लिए 45 ग्राम, ठीक है, 45 ग्राम जो होना चाहिए दैनिक मतलब पर डे, ठीक है, पर डे उसको 45 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक सामान्य कार्यशील महिला के लिए प्रोटीन की जो उपयुक्त मात्रा है वह 45 ग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि स्तनपान करने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो माँ दूध पिलाती है उसको कितना, 70 ग्राम, ठीक है, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन एक सामान्य महिला के लिए 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और माँ के लिए 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है लार, सलेवा में किसके पाचन में सहयोग करता है? जो सलेवा होता है यानी कि लार जो होता है किसके पाचन में सहयोग करता है? तो यह स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। ठीक है, स्टार्च के पाचन में लार क्या करता है, सहयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलसी या तीसी, ठीक है, किसका प्रचुर स्रोत है? ठीक है, अलसी या तीसी जो होता है वह किसका प्रचुर स्रोत है? तो वह है ओमेगा 3 वासीय अम्ल का। ठीक है, ओमेगा 3 वासीय अम्ल का यह क्या होता है, ओमेगा 3 वासीय अम्ल जो है उसका जो तीसी होता है वह प्रचुर मात्रा में, मतलब ओमेगा 3 और ओमेगा 3 वासीय अम्ल की उसमें प्रचुर मात्रा पाया जाता है तीसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव के शरीर में जो पाचन की अधिकांश क्रिया है वह छोटी आंत में संपन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी आंत में मानव शरीर की जो अधिकांश क्रिया है पाचन की वह छोटी आंत में संपन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? ठीक है, मांस की तुलना में मछली को अधिक सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के
कारण। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बहु असंतृप्त वसा अम्ल उपस्थित होता है, इसीलिए इसको सुपच्य और अधिक लाभदायक माना जाता है मछली को। ठीक है, मछली को मांस की तुलना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो जो दूध है वह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जो होता है उसके कारण दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और यह एक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो जो फास्फोरस होता है उसका काम होता है शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता की संतुलन को बनाए रखना। ठीक है, फास्फोरस का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें लोहा, ठीक है, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है। तो जो रेनिन होता है, रेनिन, यह क्या करता है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने में हमारी मदद करता है। चलिए यहाँ देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है। तो जो मानव शरीर है उसमें विटामिन ए जो है वह यकृत में भंडारित होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि यकृत में विटामिन ए का भंडारण होता है। चलिए आगे यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन होता है। याद रखिएगा कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो पदार्थ होता है वह क्या होता है, प्रोटीन होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है। ठीक है, तो जो हृदय रोगी हैं उनके लिए सेब होता है वह क्यों महत्व है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। ठीक है, तो पोटेशियम के स्रोत होने के कारण जो हृदय रोगी हैं उनके लिए सेब क्या हो जाता है, महत्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। तो दूध में प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके साथ साथ कैल्शियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा है वह सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। आगे देखते हैं। अल्फा केरोटीन, ठीक है, अल्फा केरोटीन नामक जो प्रोटीन है वह शरीर के किस अंग में पाया जाता है। तो अल्फा केरोटीन नामक जो प्रोटीन है वह त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वह त्वचा में पाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में ग्लूटेन, ठीक है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि गाय का दूध केरोटीन की उपस्थिति कारण हल्के पीले रंग का होता है। तो गाय का जो दूध है वह केरोटीन के कारण क्या हो जाता है, हल्के पीले रंग का हो जाता है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं अब। दूध का श्वेत रंग, ठीक है, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का जो श्वेत रंग है वह कैसीन के कारण, कैसीन नामक प्रोटीन जो होता है उसके कारण क्या हो जाता है, दूध का रंग श्वेत हो जाता है। ठीक है, दूध का जो श्वेत रंग का कारण है वह कैसीन नामक प्रोटीन है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि किसमें, ठीक है, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जो आंवला है उसमें क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है। चलिए यहाँ पर है कि विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है। ठीक है, विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है। तो सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जो है विटामिन डी की प्रमुख स्रोत है। चलिए यहाँ पर है कि किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी एवं विटामिन बी है, B3, उसका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। चलिए आगे देखते हैं।
कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो यहाँ पर जो विटामिन B6 है, ठीक है, विटामिन B6 यह क्या करता है हमें कि किसी स्वप्न को अधिक समय तक मतलब अधिक अवधि तक याद रखने में हमारी सहायता करता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है कि सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो सब्जियों में हमें मुख्यतः विटामिन प्राप्त होता है, ठीक है, तो सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर है कि एक गिलास पानी पीने में कितना कैलोरी मिलता है? तो एक गिलास पानी पीने में हमें 0 कैलोरी मिलता है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो जो बासमती के चावल के दाने हैं उनको पकाने पर लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एमाइलेज की उपस्थिति होती है, ठीक है, तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो बासमती चावल के दाने हैं वह क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, दूध में कौन सा सेकेराइट उपस्थित होता है? तो दूध में जो लैक्टोलोज है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज नामक सेकेराइट उपस्थित होता है। लैक्टोज नामक जो सेकेराइट है वह दूध में उपस्थित होता है। यहाँ पर देखते हैं, कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो वह है विटामिन सी, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे देखते हैं, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वह यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है, हमारे यकृत को हेपेटाइटिस प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि किसके संश्लेषण में, ठीक है, किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? ठीक है, तो किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो वह है प्रथुम्बिम्ब की संश्लेषण में, ठीक है, ठीक है, विटामिन जो के है उसकी प्रमुख भूमिका प्रथुम्बिन की जो संश्लेषण है उसमें यह भूमिका निभाती है। चलिए आगे देखते हैं, पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? ठीक है, तो यहाँ पर पौधों और जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। याद रखिएगा कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो संचयन होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में जो संचयन होता है कार्बोहाइड्रेट का वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि विटामिन होते हैं, यानी कि विटामिन क्या होते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, यह क्या है? यह आवश्यक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और इनका जो संश्लेषण है वह शरीर में नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि शरीर में अवशोषित होने वाला पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए, ठीक है, पोषक पदार्थों के भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो पोषक तत्व है उससे आवश्यकता से अधिक वसा का क्या कर लिया जाता है? संश्लेषण कर लिया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि कैसिमिर फंक, ठीक है, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो कैसिमिर फंक जो थे वह विटामिन की खोज किए थे, तो कैसिमिर फंक जो है वह विटामिन के खोज किए हैं। चलिए विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ यहाँ पर है कि विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन कौन सा है? ठीक है, तो विटामिन ए से संपन्न, ठीक है, खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है कार्ड यकृत तेल, ठीक है, कार्ड यकृत तेल, शकरकंद और गाजर, पालक आदि, ये सब क्या है? ये सब विटामिन ए से अ, ए ए से संपन्न है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शरीर में वृद्धि एवं भार में कमी
कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब मानव शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी होती है, साथ ही साथ शरीर में वृद्धि एवं भार में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, और कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन ए के कमी के कारण। चलिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनको कोबालेमिन, ठीक है, साइनको कोबालेमिन इसका विटामिन B12 का नाम है, रासायनिक नाम जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है और इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो घाव को भरने में विटामिन सी जो है वह सहायता करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो किलोसिस है वह विटामिन B2 के कमी के कारण हो जाता है किलोसिस। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है थायमीन किसका रासायनिक रूप है। तो जो थायमीन है वह विटामिन B1 का रासायनिक रूप है, ठीक है। थायमीन जो है वह विटामिन B1 का रासायनिक रूप है, यानी कि विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। तो जल में विटामिन B एवं विटामिन C जो होते हैं वह घुलनशील होते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पेलाग्र और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी से होता है। तो जो पेलाग्र है वह विटामिन B3 से और स्कर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसका नाम है विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से शरीर में रिकेट्स नामक क्या हो जाती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। रक्त का थक्का बनने में, ठीक है, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, यानी कि रक्त के जमाव के लिए विटामिन के की आवश्यकता होता है। चलिए आगे देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, ठीक है। तो किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता में कमी आ जाती है, वह है विटामिन सी। चलिए आगे देखते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो संक्रमण रोधी विटामिन है उसे विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो जो थायमीन है विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 जो है वह अनाज के छिलकों में पाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं कि भोजन में रेशों का महत्व क्या है, ठीक है। भोजन में रेशों का क्या महत्व है, फाइबर्स का क्या महत्व है। तो पहला महत्व देख लेते हैं। यह भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। तो भोजन में रेशों की जो अधिकता होती है, रेशों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, यह पाचन क्रिया में सहायता करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा यहाँ पर महत्व है कि रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंत में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होती है। तो एक तो पहला काम हो जाता है, रेशों का महत्व इसलिए है हमारे भोजन में क्योंकि यह पाचन में सहयोगी होता है, और दूसरा है कि जो इसके उपयोग से ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है द्विमात्रिक खनिज, मैक्रो मिनरल्स को देखना है। तो एक तरफ यहाँ पर खनिज तत्व लिखा हुआ है, एक तरफ महत्व लिखा हुआ है, यानी कि इनके क्या महत्व है। कैल्शियम Ca इसका संकेत होता है, और इसका महत्व क्या है कि यह दांत और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन और तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए इनका महत्व भूमिका होता है, ठीक है। दांत और अस्थियों की रचना में इसका महत्व होता है, रुधिर स्कंदन और तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में इसका महत्व होता है। फास्फोरस P इसका संकेत होता है, और इसको देख लेते हैं कि इसके क्या महत्व है।
इसका महत्व है कि दांतों और हड्डियों की रचना में इसका महत्व है, अम्ल, क्षार और संतुलन में इसका महत्व है, और एटीपी और डीएनए में इसका महत्व है। चलिए, गंधक ए से इसका संकेत होता है अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का यह घटक होता है, इसीलिए इसका महत्व है। ठीक है, अनेक विटामिन अनेक अम्लीय अनेक अमीनो अम्ल, ठीक है, अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स का यह क्या होता है, कुछ हार्मोन्स और विटामिन का यह घटक होता है, इसीलिए गंधक का क्या होता है, महत्व है हमारे शरीर में। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम जो है वह अम्ल क्षार संतुलन में सहायता करता है, जन्म संतुलन में सहायता करता है तथा तंत्रिकाओं की कार्यकी में यह सहायता करता है, और इसीलिए इसका महत्व है पोटेशियम का। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है क्लोरीन Cl, इसका संकेत होता है यह जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करता है। ठीक है, जो क्लोरीन है वह जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में इसका महत्व है। चलिए सोडियम के बारे में जानते हैं, Na, यह जो है हमारे शरीर में अम्ल क्षार संतुलन में काम करता है, जल संतुलन में इसकी भूमिका है, और तंत्रिकाओं की कार्यकी में इसकी भूमिका होती है। आगे देखते हैं मैग्नीशियम Mg, इसका जो महत्व है वह है हमारे शरीर में गाइकोलाइसिस, ठीक है, गाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संघट्य को फैक्टर में इसका महत्व होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक तरफ यहाँ पर खनिज लिखा हुआ है और उनके प्रमुख स्रोत लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर खनिज है, एक तरफ प्रमुख स्रोत है। तो लोहा का जो प्रमुख स्रोत है वह केला एवं खजूर है। ठीक है, लोहा का प्रमुख स्रोत केला एवं खजूर है। पोटेशियम का जो प्रमुख स्रोत है वह पालक है, और आयोडीन का जो प्रमुख स्रोत है वह आयोडीन युक्त सामान्य नमक है, और कैल्शियम का जो प्रमुख स्रोत है वह दूध एवं अंडे हैं। ठीक है, कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, वह है दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो जो मैग्नीशियम होता है वह क्या करता है कि किडनी में पथरी को बनने से रोक देता है, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है। तो आंवला होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग के उपचार में आंवला होता है, क्योंकि आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी अम्ल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? तो जब एक संतुलित आहार हम लोग लेते हैं तो उसमें एक एक 1/2 भाग प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 भाग वसा होना चाहिए, और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो यह संतुलित आहार का एक अनुपात है कि 1/2 भाग प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 भाग वसा होना चाहिए, और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट हमारे संतुलित आहार में होना ही चाहिए। चलिए, किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो वसा है उसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। यहाँ पर है कि किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि कौन सा विटामिन शरीर को रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो है वह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है रोगों से बचने के लिए। अब यहाँ पर है कि विटामिन डी की अनुपस्थिति से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की अनुपस्थिति से हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी जो है वह विटामिन डी की अनुपस्थिति के कारण होता है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं विटामिन के कार्य। ठीक है, विटामिन के कार्य को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर है कि उपपचय, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो विटामिन है और मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनका यही कार्य है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्रोत दिए हुए हैं, और एक तरफ है कार्यकी पर प्रभाव, और एक तरफ है कमी का प्रभाव। ठीक है, या आखिर कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। ठीक है, चलिए
एक एक कर हम लोग देखते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन ए और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और इसके जो स्रोत हैं वह है केरोटीन युक्त फल, ठीक है, केरोटीन युक्त फल और साथ ही साथ यकृत एवं आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, केरोटीन युक्त फल है और यकृत एवं अम्लीय श्लेष्मा की कोशिकाएं हैं। और इसके कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह है दृष्टि रोगों का संश्लेषण करता है, साथ ही साथ एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये तो विटामिन ए अगर हमारे शरीर में रहे तो यह दृष्टि रोगों का संश्लेषण कर देता है, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। लेकिन इसकी कमी से क्या हो जाता है, कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होने लगता है, ठीक है। कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं की विकास क्या होने लगती है, अवरुद्ध होने लगती है विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है। चलिए आगे हमारा जो है वसा में घुलनशील विटामिन वह है विटामिन डी, ठीक है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह इस तरह है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। ए, डी, ई, के, ये जो 4 विटामिन हैं ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील है। चलिए अब हम लोग विटामिन ए को देख लिए हैं, अब विटामिन डी को देखते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसके स्रोत हैं मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ये ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। तो इसके मुख्य स्रोत क्या है, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा और अंडे, ईस्ट और सूर्य के प्रकाश से भी यह संश्लेषित होता है। और इसका जो कार्यकी पर प्रभाव है उसको देखते हैं। तो विटामिन डी जो है वह कैल्शियम एवं फास्फोरस का उपचय और हड्डियों की वृद्धि में इसका महत्व है, ठीक है। तो यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर में रहेगा तो कैल्शियम एवं फास्फोरस का उपचय अच्छी तरह से होगा और हड्डियों और दांतों की वृद्धि में इसका भूमिका सहायक प्रदान करती है। चलिए इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से सूखा रोग जो हो जाता है वह वयस्कों में हो जाता है और रिकेटस रोग जो है वह बच्चों में हो जाता है। तो और सूखा रोग को ऑस्ट्रियोमेलासिया कहा जाता है, ठीक है। सूखा रोग को ऑस्ट्रियोमेलेसिया कहा जाता है और यह वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी से, और वहीं छोटे बच्चों में जब विटामिन डी की कमी हो तो रिकेटस नाम की बीमारी हो जाता है। चलिए विटामिन ई के बारे में जान लेते हैं, इसके स्रोत को देखते हैं। इसका स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे और अंडे की जर्दी और सोयाबीन। तो विटामिन ई के जो स्रोत हैं वह है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। चलिए इसके जो कार्यकी पर प्रभाव है उसको देखते हैं। यह कोशिका कला की सुरक्षा करता है, जनन क्षमता में वृद्धि करता है और पेशियों की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालता है। तो विटामिन ई का ये काम है, ठीक है। और इसके कमी से क्या हो जाता है, इसके कमी से हमें जनन क्षमता में, इसके कमी जब होता है विटामिन ई का तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है और एपिथीलियम जो होता है वह कमजोर हो जाता है, ठीक है। एपिथीलियम जो है वह विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चलिए विटामिन के बारे में जानते हैं। और विटामिन के को यहाँ पर फिलोक्विनोन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम था वह था टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। चलिए अब यहाँ पर विटामिन के स्रोत को देखते हैं। यहाँ पर हरी पत्तियां विटामिन के स्रोत हम लोग देख रहे हैं। विटामिन के जो मुख्य स्रोत है उसमें हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर और गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, तो ये विटामिन के स्रोत हैं। चलिए अब इसके कार्यकी पर प्रभाव देखते हैं। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है, ठीक है, विटामिन के। और इसके कमी से क्या होता है कि चोट पर रक्त का थकान न जमने से क्या हो जाता है, रक्त स्राव अधिक हो जाता है। यानी कि जो विटामिन के है वह अगर शरीर में कम हो, यानी कि विटामिन के की कमी हो तो रक्त में थकान नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन को अब हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले वसा में घुलनशील विटामिन देखे, अब जल में घुलनशील विटामिन देखते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है एक तो बी ग्रुप और साथ ही साथ एक सी। विटामिन सी जो होता है यह क्या होता है
कि वसा में घुलनशील होता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो जल में घुलनशील, बल्कि हम लोग जल में घुलनशील देख रहे हैं। तो B1 जो होता है वह होता है, B2 जो होता है वह भी जल में घुलनशील होता है, B3 भी जल में घुलनशील होता है, B5 भी जल में घुलनशील होता है, B6 और B7 भी जल में घुलनशील होता है। साथ ही साथ B9, B12 और C जो हमारा विटामिन सी है, ये सब जल में घुलनशील होते हैं। चलिए एक एक को देख लेते हैं कि इनका स्रोत क्या है और इनके कमी से क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और ये हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं, क्या इनका प्रभाव रहता है हमारे शरीर पर। चलिए विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, याद रखिएगा। और इसके स्रोत हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के एंजाइम्स का घटक, ठीक है। मांस के एंजाइम के घटक इसके मुख्य स्रोत में आ जाते हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा और मांस, ठीक है। और इसके कार्यकी पर जो प्रभाव है उसको देखते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपपचयी में काम करता है, ठीक है। उपपचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का यह घटक होता है, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपपचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी-बेरी रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B2 और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोकोविन, ठीक है। राइबोफ्लोकोविन इसका रासायनिक नाम है और इसके जो स्रोत हैं वह है पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस, ठीक है। तो पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस जो है वह विटामिन B2 की स्रोत हैं, यानी कि इससे यह प्राप्त होता है। और इसका कार्यकी पर जो प्रभाव है वह है कि यह उपपचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स और सह एंजाइम FAD तथा FNM का घटक होता है। चलिए और इसके कमी से क्या होता है? इसके कमी से यानी कि विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। किलोसिस रोग हो जाता है इसके कमी से। चलिए आगे देखते हैं विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल और इसके स्रोत हैं ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा और फलियां, ठीक है। मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर एवं फलियां जो हैं इसके मुख्य स्रोत में आते हैं और इसका जो इसका जो महत्व है वह है उपपचयी में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक बनता है यह, ठीक है। और इसका जो प्रभाव होता है वो इसके कमी से जो होता है वह पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। पेलाग्रा रोग जो होता है वह विटामिन B3 की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन B5 है। B5 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल और यह अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना में पाया जाता है। कौन कौन जगह पाया जाता है? अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना में विटामिन B5 पाया जाता है और B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है और इसका जो कार्यकी पर प्रभाव है वह है कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स A का घटक बनना, ठीक है। और इसकी कमी से यानी कि विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफेद होना और जनन क्षमता कम हो जाना विटामिन B5 की कमी के कारण ये सारे रोग होते हैं। चलिए विटामिन B6 को देखते हैं और इसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इसका जो स्रोत है वह है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत। विटामिन B6 का स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत और इसका जो कार्यकी पर प्रभाव है वह अमीनो अम्ल के उपचय में सह एंजाइम का कार्य करता है या, ठीक है। अमीनो अम्ल के उपचय में सह एंजाइम्स का भूमिका निभाता है और इसके कमी से क्या होता है? रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय में ऐंठन होता है। इसके कमी से क्या हो जाता है? यानी कि विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय में ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि
विटामिन बी सेवन इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। ठीक है, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है और इसके स्रोत हैं मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फल। ठीक है, विटामिन बी सेवन का मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फल विटामिन बी सेवन का जो है स्रोत है और इसके कार्यकी पर प्रभाव है कि वाष्यीय एवं अम्लीय अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का यह संश्लेषण करता है और इसके कमी से यानी कि विटामिन बी सेवन की कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है। ठीक है, विटामिन बी सेवन की कमी अगर शरीर में हो तो क्या हो जाता है, चर्म रोग और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन का जो रासायनिक नाम है वह है फोलिक अम्ल समूह। ठीक है, विटामिन बी नाइन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल समूह है और यह जो इसके स्रोत हैं वह है हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन और ईस्ट फलियां। ठीक है, तो इसके स्रोत हैं हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट और फलियां। ठीक है, और यह जो होता है वृद्धि रुधिराणुओं, ठीक है, वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करता है, साथ ही साथ डीएनए का संश्लेषण में यह भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसके कमी से रक्त क्षीणता हो जाता है और वृद्धि में कमी आ जाती है। रक्त क्षीणता हो जाता है विटामिन बी नाइन की कमी से और वृद्धि में भी कमी हो जाता है विटामिन बी नाइन की कमी से और विटामिन बी नाइन जो है वह होता है फोलिक अम्ल समूह, इसका रासायनिक नाम। चलिए विटामिन बी12 को देख लेते हैं और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबैल्स कोबैलिन कोबैलामीन। ठीक है, साइनोकोबैलामीन इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी12 का और इसमें इसका जो स्रोत है वह मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया। ठीक है, आंत के बैक्टीरिया ये सभी स्रोत हैं विटामिन 12 के और यहाँ पर जो इसका कार्य है उसको देख लेते हैं। यह है वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण करता है, न्यूक्लियर अम्लों का यह संश्लेषण में सहायक करता है। ठीक है, चलिए इसके कमी से जो होता है वह रक्त क्षीणता हो जाता है, तंत्र के विकार उत्पन्न हो जाए, यानी कि इसके कमी से क्या हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है विटामिन सी अस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, या अस्कॉर्बिक यह जो होता है आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर आदि में पाया जाता है। ठीक है, आंवला, नींबू, खट्टे फल और टमाटर में यह पाया जाता है। यह जो है यह अंतरकोशिकीय सीमेंट और केलोजन तंतुओं के निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। इसका कार्य की यही है कि अंतरकोशिकीय सीमेंट और केलोजन तंतुओं में। चलिए अब इसका जो कमी से क्या होता है, इसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों में सूजन हो जाता है। याद रखिएगा कि मसूड़ों में सूजन किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। चलिए यहाँ पर है कि विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लेवोकोनिन है। ठीक है, फ्लेवोकोनून है। ठीक है, जिसका कार्य रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में पैंथोविन का निर्माण करना है। ठीक है, पैंथोविन का निर्माण करना विटामिन के का कार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वह पादपों की आकारिकी पर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।